नमस्ते। अवतल दर्पण की जो स्थितियां थी वो हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब हम लोग उत्तल दर्पण की स्थितियां पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में देखो, अगर वस्तु अनंत पे स्थित हो तो अनंत से किरण आने के बाद में ये इधर फैल जाएगी और इधर से आने वाली किरण इधर फैल जाएगी। लेकिन जब हम इन दोनों किरणों को नीचे की तरफ हम लोग आभासी रूप से मिलाएंगे तो ये एफ के ऊपर आभासी रूप से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अगर वास्तविक रूप से प्रतिच्छेद करके तो हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? वास्तविक प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे ये आभासी रूप में प्रतिच्छेद कर रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे आभासी प्राप्त हो रहा है। और देखो, वस्तु यहाँ इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब हमें यहाँ पे एक बिंदु पे प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब वस्तु को जो प्रतिबिंब है वो हमें कैसा प्राप्त होता है? हमें छोटा प्राप्त होता है। ठीक है। बाकी जो स्थितियां थी उन सभी स्थितियों के लिए जो प्रतिबिंब है उत्तल दर्पण के अंदर वो कैसा प्राप्त होता है? आभासी और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। और क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होगा। पहला ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर। तीसरा ऑप्शन है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। चौथा ऑप्शन है आभासी, सीधा, वस्तु के बराबर। ठीक है। मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण जो था उसकी जो स्थितियां थी उसको मैंने बताया था। क्या बोला यहाँ पे? वक्रता केंद्र पर स्थित हो। देखो, ये अवतल दर्पण है, ये है इसका वक्रता केंद्र, ये है फोकस बिंदु और ये हो गया इसका ध्रुव। क्या बोला है? वस्तु कहाँ पे स्थित हो? वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो एक किरण इसके समांतर आपतित होगी। समांतर जो भी आपतित होगी वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु से होगी जाएगी। दूसरी किरण है वो कहाँ से जाएगी? ध्रुव पे आपतित होती तो वो उतने ही कोण से क्या हो जाती? वापस परावर्तित हो जाती। तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होता है? यहाँ पे सी पे ही प्रतिच्छेदित होती है। देखो, तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होगा? यहाँ पे। तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, इसका मतलब प्रतिबिंब है वो कैसा प्राप्त होगा? वास्तविक। तो देखो, इसमें आभासी बोला तो ये ऑप्शन हट गया और ये भी ऑप्शन हट गया। उसके बाद में देखो, ऊपर की तरफ बनता है तो बनता है प्रतिबिंब कैसा? सीधा। नीचे की तरफ बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। तो यहाँ पे प्रतिबिंब में कैसा प्राप्त हो रहा है? हमें उल्टा प्राप्त हो रहा है। ठीक है। उल्टा कहाँ पे दिया हुआ है? इन दोनों में से दोनों में ही उल्टा दिया हुआ है और दोनों में ही वास्तविक दिया हुआ है। उसके बाद में क्या बोला है? देखो, इतना ही साइज का ये बन रहा है और इतनी ही साइज का ये बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? वस्तु की साइज के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु का बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण, चौथा है समतल और उत्तल दर्पण। देखो, समतल दर्पण के अंदर हम लोगों को प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? आभासी प्राप्त होता है और वस्तु के बराबर ही प्राप्त हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गया। समतल और उत्तल दर्पण ये दोनों भी नहीं हो सकते। अब देखो, हम लोगों ने देखा था यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के अंदर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है, एक ही कंडीशन में प्राप्त होता है और वो कैसा होता है? आभासी और वस्तु से कैसा होता है? बड़ा होता है। एक ही स्थिति में होता है और वो किसके अंदर होता है? अवतल दर्पण में होता है। और बाकी सब तो कैसे होते हैं? वास्तविक होते हैं। इसके अंदर एक ही स्थिति के अंदर प्राप्त होते हैं, वो भी कैसा होता है? आभासी और बड़ा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के अंदर जितने भी प्रतिबिंब है वो कैसे प्राप्त होते हैं? हमें आभासी और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। ठीक है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु एक अवतल दर्पण से अनंत दूरी पर है तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति होगी। पहला ऑप्शन है दर्पण के पीछे, दूसरा ऑप्शन है दर्पण के फोकस पर, तीसरा है दर्पण के वक्रता केंद्र पर और चौथा है अनंत पर। देखो, मैंने आपको अवतल दर्पण की स्थितियां बताई थी। मैंने उसमें क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि अगर वस्तु है वो कहाँ हो? अनंत पे हो। अनंत पे हो तो एक किरण इसमें से निकलेगी। ये हो गया फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव। अनंत से कोई भी वस्तु आई, जो किरण, प्रकाश की किरण है वो परावर्तन के बाद कहाँ से होगी जाएगी? फोकस से होगी जाएगी। दूसरी किरण आई तो ये कहाँ से होगी जाएगी? फोकस से होगी जाएगी। तो यहाँ पे ये दोनों किरणें वो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है? फोकस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा? फोकस पे प्राप्त होगा। वस्तु इतनी बड़ी थी और प्रतिबिंब हमें कितना प्राप्त हो रहा है? बिंदुवत प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब हमें प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हो रहा है? एक तो हो रहा है वास्तविक हो रहा है, छोटा प्राप्त हो रहा है और कहाँ प्राप्त हो रहा है?
फोकस बिंदु पे प्राप्त हो रहा है ना, तो दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। फोकस बिंदु या फिर फोकस, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है, फोकस बिंदु पर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दर्पण के फोकस पर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, आभासी, सीधा, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, तीसरा ऑप्शन है आभासी और उल्टा, चौथा है वास्तविक और उल्टा। देखिए उत्तल दर्पण के अंदर मैंने आपको बताया था, उत्तल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, आभासी और वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, आभासी है, वास्तविक ये दोनों तो वैसे ही कट गए, ठीक है। उल्टा हमें प्राप्त नहीं होता, कैसे प्राप्त होता है, हमें सीधा ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब और राइट आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा, और कैसा होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण में 2 मीटर ऊंचाई की एक वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 1 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 4 मीटर, चौथा ऑप्शन है 0.5 मीटर। देखो कोई भी प्रतिबिंब है, मान लो उसकी लंबाई है कितनी, L मीटर का है वो, उसके सामने अगर दर्पण है तो इसकी पूरी लंबाई का जो प्रतिबिंब है उसमें प्राप्त करने के लिए क्या होता है, L/2 लंबाई का यहाँ पे हम लोगों को क्या यूज करना है, समतल दर्पण यूज में लेना है, ठीक है। और यहाँ पे L का मान यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे L का मान दिया हुआ है 2 मीटर। तो इस 2 मीटर लंबाई का जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण में प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए होगा, यहाँ पे L/2, L का मान क्या है 2, तो 2/2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मीटर का जो क्या होना चाहिए, यहाँ पे समतल दर्पण हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एक ऑप्शन क्या है इसमें 1 मीटर, पहले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है जो हमेशा वस्तु से कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु के क्या बनता है, प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है, तो ये वैसे ही हट गया। लेंस की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही, दर्पण की हो रही, तो ये दोनों वैसे ही हट गए, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसके अंदर अवतल दर्पण, और तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में मैंने आपको बताया था आभासी स्थिति सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राप्त होती है, वो भी कौन सी होती है, जब P व F के बीच में स्थित हो। और प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है हमें प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण के अंदर कैसा प्राप्त होता है, प्रतिबिंब हमें हमेशा आभासी होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हुई हो, और हमेशा कैसा प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा। पूछा क्या गया यहाँ पे, आभासी होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, वस्तु से छोटा होना चाहिए। तो देखो इसमें तो बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, इसमें आभासी बनेगा और छोटा बनेगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं, पहला ऑप्शन टॉर्च में, दूसरा ऑप्शन है वाहन की हेडलाइट में, तीसरा ऑप्शन है सेविंग दर्पणों के रूप में, चौथा ऑप्शन है वाहनों के पीछे का दृश्य दर्पणों के रूप में, ठीक है। देखो उत्तल दर्पण जो होता है वो क्या करता है, जो उत्तल दर्पण है वो क्या करता है, ये जो किरणें हैं इनको क्या करता है, फैलाता है, लेकिन बाद में पीछे की तरफ इन किरणों को क्या करता है, एक दूसरे से पीछे की तरफ क्या तो मिलता हुआ हमें प्रतीत होती है, और एक तरह से क्या करता है, बड़े जो क्षेत्र है इस बड़े क्षेत्र को एक छोटे से क्षेत्र में केंद्रित करने की क्षमता रखता है। इस वजह से क्या होता है, इसका उपयोग है वो किसमें किया जाता है, वाहनों के पीछे के दृश्य देखने के लिए किया जाता है। पीछे का जो बड़ा सा जो दृश्य है उसको एक छोटे से दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं ना, इस वजह से इसका उपयोग किसमें किया जाता है, वाहनों के पीछे का दृश्य दर्पणों के रूप में, ठीक है। और इन सब के अंदर किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण के अंदर। उसका रीजन क्या है, इन सब के अंदर जो प्रतिबिंब है वो कैसा दिखाई देना चाहिए, हमें बड़ा दिखाई देना चाहिए, और बड़ा दिखाई देने का जो होता है वो किसमें होता है, अवतल दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो गया, वाहनों के पीछे का दृश्य दर्पणों के रूप में देखने के लिए। और कौन सा होता है इसके अंदर, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण,
तीसरा समतल दर्पण, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्वाधर दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। पहला है 6 फीट, दूसरा है 3 फीट, तीसरा है 7.5 फीट और चौथा है 4.5 फीट। अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी अल लेंथ की लंबाई, अल लेंथ का जो प्रतिबिंब है, बिंब है, उसका हम लोगों को समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब अगर प्राप्त करना है तो जो समतल दर्पण की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, l/2। इसका मतलब क्या हो गया, l का मान यहाँ पे मैं क्या दिया गया है 6 फीट, तो 6/2 क्या हो जाएंगे यहाँ पे समतल दर्पण की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी समतल दर्पण की ऊंचाई 3 फीट, और यही इसका राइट आंसर होगा। 3 फीट कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सेकेंड ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहनों के अग्रदीपों में किस प्रकार के दर्पणों का इस्तेमाल किया जाता है। अग्रदीपों के अंदर देखो, वैसे तो पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है परवलयी दर्पण। परवलयी दर्पण, वैसे तो इसके परवलयी दर्पण के अंदर क्या होता है, अवतल दर्पण जो होता है वो इसके अंदर अटैच होता है, तो इस वजह से क्या होता है, ये ज्यादा अवतल दर्पण के रेस्पेक्ट में ये ज्यादा अच्छे काम होते हैं। सड़क के ऊपर क्या होता है, सड़क के ऊपर फोकस करना होता है कि वहां पे कोई चीज है या नहीं है, कोई सी चीज जो इससे वाहनों से टकराने की वजह से कोई खराब हो सकती है, तो उस वजह से क्या है, जो परवलयी दर्पण है ना वो इसका राइट आंसर ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे परवलयी दर्पण ऑप्शन में नहीं होता तो उसका राइट आंसर कौन सा होता, अवतल दर्पण होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की ही दिखाई देती है। दर्पण के अंशों के शेप कैसी होगी। पहला ऑप्शन है अवतल व समतल, दूसरा ऑप्शन है अवतल व उत्तल, तीसरा ऑप्शन है उत्तल और समतल, चौथा ऑप्शन है समतल और उत्तल। देखो क्वेश्चन को पढ़ना ढंग से, क्या लिखा हुआ है, कोई भी दर्पण विशेष के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति है वो अपना क्या करे, अपना सिर और अपना शरीर वास्तविक आकार से छोटा देखता है। देखो मैंने आपको बताया था उत्तल और अवतल, इन दोनों में से वास्तविक आकार से छोटा किस में दिखाई देता है, उत्तल दर्पण में ही दिखाई देता है, अवतल दर्पण में तो बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला है, शरीर की वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि की वास्तविक टांगे है वो उसी आकार की दिखाई देती है। देखो अवतल दर्पण में या तो छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, और अवतल दर्पण में इसमें भी छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, लेकिन वास्तविक आकार हमें किसमें दिखाई देगा, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु के बराबर ही बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f हो तो इनमें निम्नलिखित संबंध होगा। पहला 2r इज इक्वल्स टू f, दूसरा r इज इक्वल्स टू 2, तीसरा r इज इक्वल्स टू रूट f। यहाँ पे देखो मिस टाइप हो गया, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 2f होगा यहाँ पे। ठीक है, गलती से ये टाइप नहीं हुआ यहाँ पे। चौथा ऑप्शन है f इज इक्वल्स टू रूट r। ठीक है, मैंने अभी आपको पहले ही पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, उस क्लास में मैंने क्या बताया था, जो फोकस दूरी वक्रता, फोकस दूरी को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल f से, वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। इन दोनों के बीच में एक संबंध पाया जाता है, वो कौन सा होता है, R इज इक्वल्स टू क्या होता है 2f, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल f इज इक्वल्स टू r/2। यहाँ पे जो f होता है वो हम किस में लेते हैं, मीटर के अंदर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी कहलाती है। मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ। ये है गोलीय दर्पण, ये मैंने आपको उस दिन बताया था कि गोलीय दर्पण क्या होता है। कांच का ये गोला था, इसका जो केंद्र होता है, केंद्र को मैंने क्या बोला था, सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र सी। और ये जो दर्पण होता है, दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। और इन दोनों के बीच का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ, इसको बोलते हैं हम फोकस दूरी। ठीक है,
इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसको स्मॉल एफ से बताते हैं, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल आर, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। देखो ऑप्शन क्या दिया हुआ, वक्रता केंद्र, दूसरा ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, तीसरा ऑप्शन है व्यापक, और चौथा ऑप्शन है फोकस दूरी। पूछा क्या गया है, फोकस के बीच की दूरी कहलाती है ध्रुव तथा फोकस। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया फोकस, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, ये स्मॉल एफ हो गया, और स्मॉल एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ये एक और देख लो, यहाँ पे एक कोई काल्पनिक रेखा है जो वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु और ध्रुव इन सबसे गुजरने वाली एक जो काल्पनिक रेखा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रतिबिंब जो कि पर्दे पर लिया जा सकता है कहलाता है, पहला आभासी प्रतिबिंब, दूसरा बढ़िया प्रतिबिंब, तीसरा वास्तविक प्रतिबिंब, और चौथा है खराब प्रतिबिंब। मैंने आपको बताया था कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसी को हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, और जो आभासी प्रतिबिंब होता है उसको हम लोग प्रतिबिंब पे जो पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर पर्दे पे ले सकते हैं तो कौन सा प्रतिबिंब हो गया, वो वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है वो कैसा होता है सदैव। देखो हम लोग जब फेस देखते हैं किसमें देखते हैं, समतल दर्पण में देखते हैं, तो प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। वो होता कैसा है, आभासी ही होता है, रियल में नहीं बनता। ठीक है, और वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। और एक इसके अंदर एक चीज होती है, इसका क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन होता है, पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जो हमारा जो दाया भाग होता है वो हमें दर्पण के अंदर बाईं तरफ दिखाई देता है, और जो बाया भाग होता है वो हमें दर्पण के अंदर दाईं तरफ दिखाई देता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया इसके अंदर। तो इसका राइट आंसर देखो, पहला ऑप्शन क्या है, सीधा आभासी वस्तु के बराबर, दूसरा ऑप्शन उल्टा वास्तविक साइज के बराबर, सीधा वास्तविक वस्तु के छोटा, और चौथा ऑप्शन है सीधा आभासी वस्तु के साइज से छोटा। देखो क्या हो जाएगा, सीधा और आभासी, सीधा और आभासी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बन रहा है। पार्श्व परिवर्तन इसमें ऑप्शन में नहीं आया, लेकिन ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर आप एक समतल दर्पण के सामने अपने बाएं कान को दाएं हाथ से छूते हैं तो दर्पण में ऐसा दिखेगा जैसे कि आप, पहला ऑप्शन दाएं कान को दाएं हाथ से छू रहे हो, दूसरा ऑप्शन है बाएं कान को बाएं हाथ ने छुआ है, तीसरा ऑप्शन बाएं कान को दाएं हाथ ने छुआ है, चौथा ऑप्शन दाएं कान को दाएं हाथ ने छुआ है। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, समतल दर्पण के अंदर क्या होता है, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो बायां भाग है वो समतल दर्पण के अंदर हमें दाईं ओर दिखाई देता है, और जो दायां भाग है वो हमें समतल दर्पण के अंदर बाईं ओर दिखाई देता है। इसमें बोला क्या गया है कि दाएं हाथ से बाएं कान को हम लोग क्या करेंगे, दाएं हाथ से छुएंगे तो हमें दिखाई क्या देगा, कि जो दायां कान है, दाएं कान को हम लोगों ने किससे छुआ है, बाएं हाथ से छुआ है। यही होगा ना इसके अंदर, बिल्कुल जस्ट इसको उल्टा हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। पार्श्व परिवर्तन होता है समतल दर्पण के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण के प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, दूसरा ऑप्शन प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी होता है, और प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्या बोला गया इसमें, नहीं है। ठीक है, तो प्रतिबिंब है वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है, ये तो राइट हो जाएगा, बताया था मैंने अभी आपको। दूसरा क्या बोला गया, आभासी बनता है, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब हमेशा है वो कैसा बनता है, अब देखो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक जैसे हो गए, और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑप्शन को गलत करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वास्तविक बनता है। तो इस तरह से ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बाकी सब तो ऑप्शन इसके अंदर राइट हो रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कला दीर्घा में एक कलाकृति दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है, उनके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या
होगी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है अनंत। देखो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था पहले कि दो समतल दर्पणों के बीच में अगर थीटा डिग्री पे उनको रखा जाए, ठीक है, तो उनके समतल दर्पणों के बीच में बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है प्रतिबिंबों की संख्या। अगर समतल दर्पणों के बीच में थीटा कोण है, ठीक है, तो उसका सूत्र क्या होता है 360 डिग्री बटे थीटा -1। यहाँ पे क्या होता है, इसका मान क्या होता है, हमेशा यहाँ पे क्या लेना है, हमें पूर्णांक लेना है। जो भी पॉइंटों में मान आता है उसके पास वाला पूर्णांक हमें लेके उसमें से हमें उसको क्या करना है, -1 करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थीटा का मान यहाँ पे क्या दिया गया, समानांतर है, इसका मतलब क्या हो गया, जो थीटा का मान क्या हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, तो 360 बटे 0 डिग्री -1, इसका मान क्या हो गया यहाँ पे, किसी भी संख्या के भाग के अंदर अगर हम लोग 0 देते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, अनंत आता है, और अंत में से -1 करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, अनंत। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच।